Hello students. So in this particular video, we are going to study about a very important chapter जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर हम बात करते हैं JEE या नीट में, तो रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन एटलीस्ट आ रहा है। ये चैप्टर काफी कंसाइज है, स्पेसिफिक है, और अगर आप ये चैप्टर को अच्छे से कर लो और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, अगर आप इसको एनसीईआरटी में से भी अच्छे से रीड कर लेते हो, तो ये चैप्टर नीट और JEE दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा, है ना, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सो ये चैप्टर को किस तरह से डिवाइड किया गया है इंटरनली, हम इस चैप्टर को कौन से सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक इंट्रो लेंगे कि EM वेव्स क्या थे या क्या है, किसने डिस्कवर किया अबाउट EM वेव्स के बारे में, और उसका एक आइडिया ले लेंगे जनरली क्विकली। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। और साथ ही में इसके साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैक्सवेल्स डिफरेंट इक्वेशंस। आफ्टर दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि ये जो हमारे EM वेव होते हैं, ये जो EM वेव है इसका, है ना, जनरेशन कैसे होता है। ओके, तो हाउ EM वेव्स आर जनरेटेड। ओके, तो पहला तो हम थोड़ा सा क्विकली डिस्कस करेंगे हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, सो प्रोडक्शन। सेकंड, व्हाट अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम ग्राफ में उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो भी एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। और उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ओके, सो we'll talk about the characteristics also. फोर्थ एंड फाइनल हम डिस्कस करेंगे उसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड विद EM वेव्स। ओके, ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, द फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद EM वेव्स। मैं स्टार कर देता हूँ जिसके ऊपर पॉसिबिलिटी है, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम चांस है जिसके ऊपर स्टार मार्क किया है उसके ऊपर ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनेगा, या तो नीट में या JEE मेंस में। ऑब्वियसली चैप्टर यहाँ पे एंड नहीं होता है, चैप्टर एंड होता है एक लास्ट पार्ट में जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। सो आजकल देखा गया है कि NTA काफी ज्यादा NCERT को स्ट्रेस देता है जब भी पूरा पेपर डिजाइन करते हैं तब, तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दो यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं बन सकता, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी दिस स्पेक्ट्रम बिकॉज ये आपको कम्युनिकेशन सिस्टम स्पेसिफिकली JEE मेंस में काफी काम देने लगेगा। थियोरेटिकल पार्ट है, तो इसका एक टेबल भी हम क्विकली डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। और वंस ये सारा थियरी प्लस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये सब कवर हो जाए, तो हम इसके बाद हम PYQs डिस्कस कर लेंगे थोड़े से ऑफ नीट एंड JEE मेंस जो रेसेंट ईयर में आए हुए हैं, जो आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे देगा ये चैप्टर का कि क्वेश्चन अगर बनेंगे तो कैसे बनेंगे। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो EM वेव्स क्या है, ओके, मतलब और ये क्यों, मतलब इसके बारे में हमें क्यों स्टडी करना चाहिए, और कौन साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में सोचा कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करते होने चाहिए, बराबर। तो अब आपको मैं थोड़े से साइंटिस्ट के नाम बताने वाला हूं जो ऑलरेडी आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। ओके, एक एक करके हम जाएंगे। हम लोग को सबको पता है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक करंट होता है
और अगर ये इलेक्ट्रिक करंट को आप एक वायर के थ्रू पास करवाओ तो सारे बच्चे एग्री करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, एवरीवन नोज दैट। इसके ऊपर तो पूरे चैप्टर पर लिए ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हमने। अब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड को आप टाइम वेरिंग बना दो। मतलब सर इसका मीनिंग क्या है? टाइम वेरिंग का मतलब है कि आप ये मैग्नेटिक फील्ड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहे हो। ओके, नाउ दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये जब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और अगर वो फ्लक्स आपके पास एक कॉइल में पास हो रहा है और वो फ्लक्स चेंज हो रहा है या कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है, तो आपको पता है कि मैं अब कौन से लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट द फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके ऊपर आपने चैप्टर पढ़ा ईएमआई और एसी भी उसके बाद पढ़ा। तो यहाँ पे कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके पास है तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करती है, सबको पता है। सो इट कैन जनरेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। मतलब हम हमारे पास करंट था, करंट से हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी, और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड को जब हमने चेंज किया तो हमारे पास ईएमएफ जो इंड्यूस्ड करंट था वो जनरेट हो गया। लोगों ने सोचा, एक साइंटिस्ट था उसने सोचा कि इससे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है और हमारे पास जो मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड है। हम चाहे तो एक से दूसरा, दूसरे से पहला क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से समझ, ओके, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करें यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट, तो ऐसा हो भी सकता है ना कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा था वो एक किस में जनरेट हो रहा था, कंडक्टर में। और ये जो करंट होता है हम उसको कौन सा करंट बोलते हैं, कंडक्शन करंट। ठीक है, सो अगर मैं करंट मेरा कांस्टेंट भी हो तो ये अपने सराउंडिंग में एक कांस्टेंट, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाला है, वो श्योर है, इसमें किसी को भी डाउट नहीं है। पर सोचो यार कि अगर मैं एक कैपेसिटर कंसिडर करूं, ध्यान से सुनना है, इफ आई कंसिडर कैपेसिटर, और कैपेसिटर के ऐसे प्लेट्स अवेलेबल है, आपको पता है कि कैपेसिटर का जो प्लेट है, लेटर से मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इससे, कि लेटर से कैपेसिटर के ये दो प्लेट है और मैंने साथ में क्या कनेक्ट कर लिया, हमें पता है कि जो एक प्लेट है और दूसरा प्लेट है उसके साथ दिस आर द कंडक्टर्स विच आर कनेक्टेड। और एक फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, लेट्स से ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, अभी मैं उसको चार्जिंग प्रोसेस में लगा दिया हूँ। ओके, यहाँ से बेसिकली करंट आ रहा है, ओके, लेट्स से ऐसे जा रहा है। नाउ दिस एरो वाला जो करंट है वो तो हमें पता है कंडक्शन करंट है, पर अब क्वेश्चन मेरा ये था कि इसके बीच में, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में क्या है। तो आप बोलोगे अंकित सर कैपेसिटर के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, आपने भी पढ़ा है और हमें पता है सर। और नाउ दिस फील्ड इज चेंजिंग विथ टाइम इफ यू चेंज द करंट। वापस रिपीट करूंगा, ये जो बीच वाली फील्ड है ना वो चेंज होती रहेगी अगर आप जो करंट पास करवा रहे हो, अगर आप कैपेसिटर को जो चार्ज कर रहे हो आप उसको कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हो तो बीच वाली फील्ड भी चेंज होगी। नाउ दिस इज द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? यह है बच्चा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बहुत अच्छी चीज है, अगर आप ऐसा बोलते हो कि फेराडे ऐसा बोलता था कि अगर मैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड रखूं तो मैं इंड्यूस्ड करंट को जनरेट कर सकता हूं, तो आपके दिमाग में एक ख्याल नहीं आया कि ऐसा ही सेम कंसेप्ट उल्टा मैं अज्यूम करूं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रखूं तो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता हूं। इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वही कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म काफी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। नाउ दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल क्रिएट वन another very important current, and that particular current is known as the displacement current.
वापस रिपीट करूंगा कि कौन से करंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो बीच में कैपेसिटर के प्लेट में, जो अभी तक हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग को लग रहा था कि एक ही करंट आता है और वो है कंडक्शन करंट, दैट इज आई सबस्क्रिप्ट सी, जिसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। पर एक साइंटिस्ट आया जिसने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे जब एम्पियर्स लॉ अप्लाई करता हूँ, कौन सा एम्पियर्स लॉ है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। एम्पियर्स लॉ बोलता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अगर ये एम्पियर्स लॉ मैं अप्लाई करता हूँ कोई भी एक प्लेट को कंसिडर करके, एंड इफ आई ट्राई टू कैलकुलेट दिस, देन उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकंसिस्टेंसी पता चली। ये जो आई एनक्लोज था ना, ये एक्चुअली में आपका कंडक्शन करंट था। ये कौन सा करंट था बच्चा? कंडक्शन करंट था। तो जब प्रैक्टिकल कुछ चीज से फाइंड करी ना, तो पता चला कि यार ये एक्चुअली एलएचएस और आरएचएस इक्वेट नहीं हो रहे समवेयर। एलएचएस की वैल्यू कुछ अलग आ रही है प्रैक्टिकली, और आरएचएस की वैल्यू कुछ अलग आ रही है, और दोनों को बैलेंस करने के लिए ना एक एक्स्ट्रा करंट की रिक्वायरमेंट है। और वो जो एक्स्ट्रा करंट है ना, वो आ रहा है ये जो दो प्लेट के बीच में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसको जनरेट कर रही है, और वो ही आपका डिस्प्लेसमेंट कर रही है। जो साइंटिस्ट ने ये पता किया, वो साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल। 1865 में उसको आइडेंटिफाई हुआ कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में एक थोड़ा प्रॉब्लम है, देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी। तो उन्होंने ना अपने 4 इक्वेशन दिए। चारों इक्वेशन एक्चुअली में पहले से आए थे, बट मैक्सवेल ने वो क्या किया पता है? वो चारों इक्वेशन को कंबाइन किया। ही वाज द वन हु एक्चुअली कंबाइंड ऑल दोस 4 इक्वेशंस, और वो 4 इक्वेशन मैक्सवेल के इक्वेशन के नाम से जाने लगे, बहुत फेमस हुआ। मैक्सवेल के बाद एक साइंटिस्ट आया जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्चुअली में डिटेक्ट भी किया और जनरेट किया। ही वाज द फर्स्ट वन। ओके, सो आफ्टर मैक्सवेल, मैक्सवेल का थॉट था कि डिस्प्लेसमेंट वेव करके कुछ होता है, और एम्पियर्स का जो लॉ है ना, वो कंप्लीट नहीं है, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो मैक्सवेल ने वो चीज मॉडिफाई करी। प्रैक्टिकली जो साइंटिस्ट था जिसका नाम आप सबको पता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी में आपने इसको यूज किया है, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज हर्ट्ज, और उसने बेसिकली क्या किया, ये ईएम वेव को प्रोड्यूस भी किया, डिटेक्ट भी किया। उन्होंने एक डिवाइस बनाया था, आप इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना पढ़ना कि हर्ट्ज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। आफ्टर दैट हमारे, अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, तो रिनाउंड साइंटिस्ट जिसका नाम है जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने बेसिकली काम किया इसके ऊपर, और उन्होंने एक थोड़े से नेक्स्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट किया। बट कम्युनिकेशन सिस्टम में जिन्होंने सबसे पहले मेजर डिस्कवरी करी, सो हर्ट्ज के बाद ऑब्वियसली जेसी बोस आए। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में थोड़ा सा और अपना योगदान दिया, बट आफ्टर दैट जो बेसिकली रेडियो वेव्स को लेके आए, जिसकी वजह से अभी कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग हुआ, और वो साइंटिस्ट का नाम था मार्कोनी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे साइंटिस्ट का यहाँ पे योगदान है, बट अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये 4 साइंटिस्ट ऐसे थे जिसका नाम बहुत ही ज्यादा प्रीडोमिनेंट है इन ईएम वेव्स के डिस्कशन में या ईएम वेव्स के अंडरस्टैंडिंग। तो आपको समझना है कि ये जो चैप्टर है, ये एक्चुअली में काफी ज्यादा मॉडर्न थियरीज के साथ रिलेटेड है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है, या हमारे बाकी सारे जो सन से रेडिएशन आ रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों बोले जाते हैं, इस सबका डिस्कशन यहाँ पे कहीं ना कहीं आया हुआ है। सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, एंड विद दिस वी आर नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर, एंड अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एंड मैक्सवेल ने ऐसे कौन से 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस दिए। तब तक के लिए, if you like this particular video, then you can press the like button, कमेंट कर सकते हो,
करंटली हम लोग बहुत सारे अलग अलग वीडियोस लेके आने वाले हैं। अभी का जो नेक्स्ट हमारा प्लान है वो है, वी आर गोइंग और वी आर मेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन बेसिक मैथ्स विच इज यूज्ड इन फिजिक्स। ये नीट को तो हेल्प करेगा ही, बट एट द सेम टाइम जो बच्चे थोड़ा सा मैथ्स में स्ट्रगल करते हैं, जिसका यूज फिजिक्स में होता है, हम उसके लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली लाने वाले हैं। एट द सेम टाइम हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम एंड प्रैक्टिकल फिजिक्स, ये दो ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि पूरा चैप्टर या पूरा कंसेप्ट आप कवर कर पाओ, तो ये स्पेसिफिक जो दो वीडियोस आने वाले हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हो। तो इसके लिए बस आपको एक काम करना है, हमारा जो प्रोग्रामेटिक्स का चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करके रखो। एंड हम लोग ऐसा ट्राई करेंगे कि हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करें और ऐसा कंटेंट आपके पास लेके आए जिसकी वजह से आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से डेवलप कर पाए। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।